हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ टॉपिक देखते हैं 6 अगस्त के और 7 अगस्त के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला है अविनाश सामले बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेल एथलीट टू विन अ लॉन्ग डिस्टेंस मेडल इन CWG, विनिंग सिल्वर इन 300 मीटर स्टीपल चेज इवेंट। ये क्या स्टीपल चेज इवेंट क्या होता है? स्टीपल चेज इवेंट वो होता है जिसमें बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं डाल देते कि मतलब ऐसे यहाँ पानी डाल दिया, यहाँ कुछ और डाल दिया, तो ये टाप टाप के जाना होता है, तो उसको कहते हैं। तो अविनाश सामले फर्स्ट मेल एथलीट बने हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है CWG में। ठीक है, ये याद रखेगा। वह मोस्टली यहाँ पे इन रेसेस में जीतते हैं केनियास के लोग, केनिया के जो लोग होते हैं, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में वही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं? ये बने आपके 14th नंबर के। कितने कौन से नंबर के बने? 14th नंबर के। क्या नाम है इनका? जगदीप धनखड़। और इन्होंने किनको डिफीट किया है? मार्गरेट अल्वा, ये अपोनेंट थी। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो वीपी बनेगा वो ऑटोमेटिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, अब आर्टिकल 66 में इनके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल इनके बारे में नहीं, मतलब सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? देखो 35 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में ना, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे इसलिए। ठीक है, कोई मतलब सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, कोई होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट, इन्होंने कोई होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब किसी पद पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये प्रॉफिट पहुँचा सके। ठीक है, और कैसे इलेक्ट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मतलब जनता इलेक्ट नहीं करती, ये इलेक्ट होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होता, जिसमें प्रेसिडेंट में होते हैं ना, प्रेसिडेंट में ये भी वोट देते हैं, और 2 यूटी भी वोट देती है, एक दिल्ली एक पुडुचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ठीक है, इस उनमें जो आपके जो राष्ट्रपति होते हैं उनके उसमें वोटिंग में नॉमिनेटेड पर्सन वोट नहीं देते, क्योंकि वही नॉमिनेट करते हैं, लेकिन इस वाइस प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड दोनों ही वोट करते हैं। और कौन सा वोट करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ठीक है, सीक्रेट बैलेट होता है। और किसमें कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वाइस चांसलर भी होते हैं, चांसलर होते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। सेंट्रल जितनी यूनिवर्सिटी होगी ना उनके वाइस चांसलर होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं गवर्नर, क्या चेयरमैन, जो चांसलर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मणिपुर अडॉप्ट अ रिजोल्यूशन फॉर NRC, पॉपुलेशन कमीशन NRC। ठीक है, तो मणिपुर ने अडॉप्ट किया है एक रिजोल्यूशन। NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये आपको पता ही होगा। तो थोड़ा बहुत मणिपुर के बारे में देख लेते हैं, और इन्होंने क्यों अडॉप्ट किया है ये देखते हैं। देखो, स्टेट की जो पॉपुलेशन थी ना, वो अचानक से 1971 से 2001 के बीच में 153% बढ़ गई। ठीक है, और 2001 से 2011 के बीच में 250% बढ़ गई। तो इसका मेन रीज़न है क्योंकि इसका जो मणिपुर का बॉर्डर जो है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो लगता है म्यांमार से। और म्यांमार में आपको पता है कि हमेशा कभी मिलिट्री कूप हो जाता है, कभी क्या होता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम रहती है। तो वहाँ के लोग भाग के यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस वजह से वो NRC लाने के अडॉप्ट किया उन्होंने रिजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप मैप देखेंगे आप मुझे बताएंगे कि म्यांमार से हमारे कितने स्टेट कनेक्ट है। ठीक है, कितने स्टेट बॉर्डर छूता है, मतलब कितने स्टेट होगा? म्यांमार का हो गया, और किस किस का होगा? और सबसे ज़्यादा बॉर्डर, मतलब किसका सबसे लंबी लेंथ का बॉर्डर म्यांमार से कौन सा स्टेट हमारे इंडिया का छूता है? ठीक है, बॉर्डर लाइन शेयर करता है। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो म्यांमार से हो गए, ऊपर से म्यांमार का कैपिटल क्या है? इम्फाल। ठीक है, कई बच्चों को नहीं आता, तो उनके लिए भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे न्यूज़ थी रंजीत सिंह टेक्स ओवर चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ OIL है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो उनके चेयरमैन कौन बने हैं? रंजीत सिंह, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, मतलब छोटे का मतलब जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने। एक और न्यूज़ थी 600 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर
पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? ओमकारेश्वर। कहाँ पे? कौन सी रिवर में? नर्मदा रिवर में। कहाँ पे? ये एमपी। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एमपी में। कौन सी रिवर में? नर्मदा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 600 मेगावाट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। दिल्ली मस्ट इन्वेस्ट इन ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये पढ़ लेते हैं, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने डाल रखे हैं, देखिए इनके बारे में देखते हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? ये पुराने के तरीके जैसे वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसमें सी वेल्स डाइक्स वगैरह बनाते हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में पेड़ पौधों से रिलेटेड ज़्यादा सेंट्रिक रहता है। ठीक है, इकोसिस्टम पेड़ पौधों को लेके या ग्रीनरी को लेके। अब ब्लू ग्रीन एक एडवांस है, उसमें क्या है, पानी, ब्लू मतलब ब्लू ही जहाँ पे आ जाएगा तो समझ लो वाटर की बात हो रही है ऑलमोस्ट, और ग्रीन मतलब ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधों की, प्लांट्स वगैरह की। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ पे कि इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो यही सजेशन थे, तो उसके बारे में आपको इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर ऐसे याद ना रहे तो आप पिक्चर देख के भी याद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ग्रीनरी की बात की है, पेड़ पौधों की बात की है, इसमें वाटर्स की बात की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इजराइल गाजा मिलिटेंट ट्रेड फायर इन एक्सक्लेशन। ठीक है, वहाँ पे अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, अभी वहाँ पे हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो वो किसके बीच में चलती है? अब गाजा मिलिटेंट ट्रेड फायर हुआ है, उसमें बढ़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ना, इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, उसको एक और उसको कहते हैं टू थ्योरी नेशन। कभी आएगा टू थ्योरी नेशन रिलेटेड किससे है, तो आपको बताना पड़ेगा इजराइल और पैलेस्टीन से। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ है, ये है गाजा स्ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी जिसे कहते हैं, मेडिटेरियन सी। ठीक है, अब ये मेडिटेरियन सी किस किस कंट्री से को बॉर्डर लगती हैं इससे, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉशियस आरबीआई रेजेस पॉलिसी रेट बाय 50 बीपीएस, मतलब बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं। कहाँ पे? जब भी मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, आपको मैंने बताया था ना एमपीसी के बारे में, एमपीसी होता है तो उसके बारे में बताया था, 6 मेंबर होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी है। तो अब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये बीपीएस बढ़ाया तो है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा हमें, क्या मतलब इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम आता है, महंगाई दर कंट्रोल करने का नाम पे। अब देखते हैं, अगर आप पॉलिसी रेट बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इन्फ्लेशन कम आता है। क्योंकि क्यों आता है? मनी सप्लाई रुक जाती है। मनी सप्लाई रुक गई तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो वो आगे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन कम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पहले 100 रुपये में आपको 100 रुपये में आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट रेट देना होता था। ठीक है, अब 10% से बढ़ा के 15% कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल है, तो अब आपको कितने 15 रुपये, तो आप क्या करेंगे? लोन कम लेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम बनेगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अगर यही काम करते हैं, अगर बीपीएस घटा दिया जाए 100 से, अगर मान लीजिए आपको 8 रुपये देने हैं तो आप लोन ज़्यादा लेंगे, ईजिली लोन लेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, इसलिए जब लोअर इंटरेस्ट रेट होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो इन्फ्लेशन घटता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक न्यूज़ थी, पेगासस, पुरानी न्यूज़ है लेकिन आज भी आई थी तो मैंने आपको बता देता हूँ। पेगासस किससे रिलेटेड है? स्पाईवेयर से। स्पाईवेयर क्या होता है कि आपके जो जैसे आपके टेक्निकल जो गैजेट्स होते हैं उसके अंदर, या मोबाइल हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, या किसी भी इंस्टॉल हो जाते हैं और आप मतलब आपका डाटा ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इजरायली स्पाईवेयर है। पेगासस क्या है? एक इजरायली स्पाईवेयर। एक और न्यूज़ थी, अभी कुछ दिन पुरानी हो गई है लेकिन देख लेते हैं। न्यू दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, उनका नाम क्या है? संजय अरोड़ा। क्या है? संजय अरोड़ा जी, संजय अरोड़ा। राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगला एक न्यूज़ थी एलएसी के बारे में। एलएसी क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके बीच में होता है? ये इंडिया और चाइना के। एलओसी किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, मैकमोहन लाइन बॉर्डर लाइन शेयर, वो मैकमोहन लाइन बॉर्डर लाइन है किनके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, अगला एक और न्यूज़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड इन अबॉर्शन। अबॉर्शन में मैरिड और अनमैरिड को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले क्या था, जो एमटीपी का जो आपका
एमटी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो आया 2021, उसमें क्या है 20 वीक तक तो आप एबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। बट अगर 20 वीक से ऊपर आता है, 24 वीक के अगर बाद आपको एबॉर्शन कराना है तो आपको एक स्पेशल मतलब स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपके जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि किसी फीटस में प्रॉब्लम है, या जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी मेंटली कोई प्रॉब्लम है, या कोई रेप सर्वाइवर है, तो इनको मिलेगी, ठीक है। MTP 2001 एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। NGT फाइन्स नोएडा DJB फॉर पॉल्यूटिंग यमुना एंड गंगा। यमुना और गंगा को पॉल्यूट करने के लिए NGT ने फाइन लगाया किस पे, नोएडा और दिल्ली जल बोर्ड पे, ठीक है। ये NGT क्या है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, 2010 का एक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इन्वायरमेंट इशू, मान लीजिए कहीं पेड़ कट रहा है, कहीं ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, या कोई जैसे यमुना गंगा को गंदा किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है, पर्यावरणीय है, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग ये काम करता है, और उनके अकॉर्डिंग ये एक ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जिसके अनुसार ये सज़ा सुना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं किस के अकॉर्डिंग इन्होंने इंस्पायर हुए थे ये बनाने के लिए, ट्राइब्यूनल बनाने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ठीक है। ये बात करता है आपकी राइट टू प्राइवेसी की भी बात यही करता है, और लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की भी बात यही करता है। तो पर्सनल लिबर्टी मतलब कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तो हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए आपका इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए NGT इससे इंस्पायर होकर बना था। अब ट्राइब्यूनल क्या होता है ये देख लेते हैं। ट्राइब्यूनल एक टाइप के कोर्ट होते हैं जो क्वासी जुडिशियल होते हैं, क्वासी जुडिशियल। तो ये सजा तो दे सकते हैं, ठीक है, बट फाइन के रूप में। IMF को डिले बेल आउट वॉन्स श्रीलंका प्रेसिडेंट। श्रीलंका को बताया IMF ने कि डिले हो सकता है बेल आउट पैकेज। तो बेल आउट पैकेज पहले देख लेते हैं क्या होता है। बेल आउट पैकेज क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल या गवर्नमेंट या कोई भी जो प्रोवाइड कराता है मनी किसी भी फेलिंग कंपनी को। वैसे मान लीजिए आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो चुकी है, वहाँ कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो अब ये कोलैप्स हो चुकी है। IMF क्या कर रही है, उसको बेल आउट पैकेज दे रही है, मतलब पैसे दे रही है उन कंपनीज या कैपिटल इंजेक्शन, मतलब पैसे देना, कैपिटल इंजेक्शन उसको ही कहते हैं बेल आउट। तो पैसे जा रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा IMF के बारे में पढ़ लेते हैं। IMF क्या करती है, IMF ना किस लिए काम करते हैं, इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और इनकरेज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड होता है ना इंटरनेशनल ट्रेड, और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है। बट जब एक आपने सुना होगा एक वर्ल्ड बैंक है और एक IMF है। वर्ल्ड बैंक जब लोन देता है तो ये एक सॉफ्ट लोन देता है, मतलब इजीली लोन देता है कि आप धीरे धीरे उतार सके, धीरे धीरे वो कर सके, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाता। IMF फुल रिस्ट्रिक्शन लगाता है जब तक इसकी इकोनॉमी, मतलब मान लीजिए श्रीलंका की इकोनॉमी नहीं आ जाएगी तो सारा का सारा काम IMF ही देखेगा, ठीक है, पूरा इनका फाइनेंस वगैरह का सारा काम IMF ही देखेगा। तो थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स के अकॉर्डिंग बना था ये, और फॉर्मेशन कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। मैनेजिंग जो डायरेक्टर है इसकी कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवर गोरिंचस, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, CUET UG टेक ग्लिचेस मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, क्योंकि इन्होंने अब यूज़ किया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कौन कराता है उसे, वो कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन सी एजेंसी कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अंदर क्या होता है, ऑल इंडिया टेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या डिप्लोमा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस के, ये सब यही करवाती है। और इसके बारे में एक चीज़ देख लेना, पहले इसको कहा जाता है CUCET, ठीक है। और ये फर्स्ट कंडक्ट कब हुई थी, 2010 में, ठीक है। एक्सपर्ट हेल रिमूवल ऑफ क्लॉज इन वाइल्ड लाइफ बिल ओवर प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है, पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को, ठीक है। इसमें 6 शेड्यूल होते हैं। जो शेड्यूल फर्स्ट है और शेड्यूल 2 है वो देता है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, मतलब उसमें कोई नहीं मार सकता उन जानवरों को जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में रखे गए हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई पेनल्टीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा सजा है, ठीक है। और जो दूसरा शेड्यूल मतलब शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4,
इसमें भी पेनल्टीज हैं बट थोड़ी कम है, ठीक है। अगर इस यहाँ इनके जानवर पेड़ों की स्पीशीज को आप अगर हानि पहुँचाते हैं तो आपको सज़ा होगी, बस इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। मतलब वही है कि एक तरीके से कि मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। मतलब कि किसको मतलब मान लीजिए ये करेंगे तो सज़ा मिल सकती है 9 साल, इसमें मिलेगी 6 ही, तो ऐसे है। तो शेड्यूल 5 है, उसमें क्या एग्जांपल है, एनिमल उनको आप मार सकते हैं फ्रीली, हंटेड कर सकते हैं फ्रीली, बट ऐसा नहीं कि हमेशा ही मारना है, क्योंकि ये वर्मिस होते हैं। वर्मिस मतलब ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रो, फ्रूट बैट, रैट्स और माइस, ठीक है, ये कंसिडर वर्मिन होते हैं। तो इस वजह से इनको फ्रीली आप मार सकते हैं अगर ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह शेड्यूल 5 में है। और शेड्यूल 6 किस लिए है? शेड्यूल 6 प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग, ठीक है। द स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग। प्लांटिंग और कल्टिवेशन से प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 6। राज्यसभा नोट टू फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल। अब एक फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल हिमाचल प्रदेश में नया कोड बनाने के लिए, फैमिली बिल बनाने की वो थी बात थी। चलिए इसके बारे में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा क्या है? हम आपको पता होगा पार्लियामेंट में 3 हाउस, पार्लियामेंट किससे बनती है मिलके? प्रेसिडेंट, लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 3 को मिलकर बनती है पार्लियामेंट। अब अपर हाउस पार्लियामेंट किसके, अपर हाउस मतलब राज्यसभा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसके अंडर आती है? अंडर आर्टिकल 80 के अंतर्गत बनती है, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम मेंबरशिप कितने? 245, ठीक है। 233 इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो किससे? नॉन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसमें कौन कौन वोट कर? इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स एंड स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज यूजिंग सिंगल, मतलब कौन करते हैं? इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर्स हैं और यूनियन टेरिटरी के जो लेजिस्लेचर वो है, जो इलेक्टेड है, वो यहाँ पे वोट करते हैं। और 12 जो लोग होते हैं, 12%, या 233 के तो वो वोटिंग हो गई, बच्चे कितने? 12 को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब ऐसा नहीं किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट करते हैं कुछ मतलब स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दिया उसने, जिन्होंने देश के लिए या आर्ट में दिया हो, या लिटरेचर में, या साइंस में, सोशल सर्विसेज में, ठीक है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जा सकता है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। एवरी सेकंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, मतलब ऐसा है कि ये कभी भंग नहीं होती, बट इसके जो हर 2 साल में 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं, ठीक है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। जो वाइस प्रेसिडेंट बना वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए, 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए कोई राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टर ऑफ फॉर ए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, इलेक्टर होने चाहिए। चलिए, CCPA फाइन्स अमेजोन ओवर अनसेफ कुकर्स। CCPA ने फाइन लगाया अमेजोन पे किसे? अनसेफ कुकर्स के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं CCPA के बारे में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में फॉर्म किया गया था, और इसमें अब अमेंडमेंट किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इस जो न्यू एक्ट आया 2019 का, उसके अंतर्गत जैसे काफ़ी सारी ऐड ऑन कर दी गई ये चीज़ें, ठीक है, इनकॉर्पोरेट कर दिया। एडिशनल कंज्यूमर कंसर्न लाइक ट्रेटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड ऑफिसेज, ये सब चीज़ ऐड कर दी गई, पहले थी नहीं इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। मतलब हमारी मेनली जो कंज्यूमर्स की पावर है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। पहले 1986 का था, अमेंड करके 2019 का एक्ट बनाया गया इसे, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शैल कंसिस्ट फॉलोइंग मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक चीफ कमिश्नर होते हैं, 2 कमिश्नर होते हैं, ठीक है। 1 कमिश्नर ईच विल रिप्रेजेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक करेगा गुड्स के लिए, एक करेगा सर्विसेज के लिए। निधि खरे, ये इंपॉर्टेंट नाम है। निधि खरे अभी करंट चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेड है, वो चीफ कमिश्नर है, ठीक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या नाम है? निधि खरे, याद रखना, निधि खरे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेबी ऑर्डर्स फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ फ्यूचर रिटेल्स फाइनेंशियल्स, ठीक है। सेबी ने ऑर्डर दिया ऑडिट की, ठीक है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुई? 1988 में, एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर इनको पावर कब मिली? ये ऑटोनोमस बॉडी कब बनी?
30 जनवरी 1992 92 में। फिर इनको एंड अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी पावर पासिंग एक्ट कब किस एक्ट के थ्रू मिलती है इनको? सेबी एक्ट 1992, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है इनका? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चेयरमैन कौन है? मधाबीपुरी बुच, ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे चलिए देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके।